नमस्कार। यूट्यूब के सुनांचली कार्नर चैनल पर आज से आप सुन सकते हैं उपन्यास राग दरबारी जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास राग दरबारी के पहले भाग का वाचक। शहर का किनारा। उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था। उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू थे। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है। दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैनी की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयां भी थीं, जो दिन रात आधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्तकौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की सारी तरकीब दुनिया में अकेले हम ही को आती है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाछें वे जिस्म में जहां कहीं भी होती हों खिल गईं। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियां ले रहे थे। इधर उधर ताक कर अपनी खिली हुई बाछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारिन थी। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा। हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। 15वें मील पर उतर पड़ेंगे। शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावनाएं एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आह, क्या हुलिया था! नवकंज लोचन कंज मुख, करकंज पद कंजारुणम, पैर खद्दर के पैजामे में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घर आकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहां ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब,
तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांघ के नीचे दबा दिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांघ गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के, सभी सवारियां कई फरलांग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उसे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं है, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान करा देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी, आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूं। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो, घास खोद रहा हूं। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी, शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? वहीं मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी, इसमें बात बनाने की क्या बात? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले की ही तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं। अच्छा जी, छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी, मैं क्या जानूं यह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुझलाकर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले, वहीं टांगे फैला देनी चाहिए, इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांपकर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था। और रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले
रबड़ वाला हार्न बजाया। फिर एक ऐसा हार्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। और गाड़ियां अपनी राह चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था। पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था, पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं अजी, कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कोहनी से हिलाकर कहा, देखो जी, चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल में ही घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हार्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर दिया। हार्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहां देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गईं। स्टेशन वैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक में मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाईं, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोयोटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकाल कर कहा, श्रीमान जी, जरा नीचे उतर आवें, वहां गियर पकड़कर बैठने की अब क्या जरूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुरावस्था पर आ गई और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगों की छोटी छोटी उपसमितियां बन गईं। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है।
आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुन पड़ी। क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए? चपरासी ने कहा। और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहां तक चालान कीजिएगा? एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। एक सिपाही ने कहा। चार्ज शीट भरते भरते सुबह हो जाएगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं? जी हां। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया है? जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़े ही है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, इसमें असली नकली का क्या फर्क? अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपए तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब है, मैं रुपया क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है? वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, इसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा, शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की जरूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हार्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपए ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूंगा? कहते कहते उसकी आवाज में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कस खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया और पहले की तरह गियर को टाप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मुंह को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आईं। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी हुई थी। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मलमूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घूरे पटे पड़े थे और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था। यह था उपन्यास राग दरबारी के पहले भाग का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के दूसरे भाग का वाचन। थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए। अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे।
यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोढ़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दें तो झंझट मिटे। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर, दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दवातें, मुड़े हुए कोनों वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दियों पुराने दिख रहे थे। यहां बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन भी इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थी जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया है कि वह नदी नाले पार करने में और झपटकर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए दो तीन चौकीदारों के प्यार की छांव में पलने वाला घोड़ा नाम की एक सवारी थी, जो शेरशाह के जमाने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई सौ साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हों तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहाँ हैं। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लगोटबंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा होता। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है और अपराध न हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस, उसके लिए सब वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोके रहने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांवों के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था इनमें से कोई न कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि वे वहां डाकुओं के पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामले में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था
इन 300 गांवों में रहने वालों के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार न सके। और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हाड़ी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाला दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भांग घोटने वाला लंगोटबंद सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भांग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खरारा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिक कर सो रहा था। दरोगा जी ने उगने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रूपन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रूपन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रूपन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन के यहां लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है, अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहां तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघ कर घर पर रुपया लेने आते थे। अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रूपन बाबू ने कहा, जी हां, वह तो देख रहा हूं। डकैती न हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत चोरी डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रूपन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहां सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसीलिए भेजा है। वे कहते हैं, रामाधीन हमारा विरोधी है तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दूं। रूपन बाबू ने अपनी गढ़े में धसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहां होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रूपन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूं, यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते। एक आध हैं जो दस्तखत भर करते हैं। रूपन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोच कर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। वह कैसे? और शिक्षा विभाग से ही क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रूपन बाबू बुरा मान गए। अब तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के
किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं? रूपन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या नहीं मानेंगे। यही कहेंगे कि इसे किसी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रूपन बाबू। जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूं। शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वहीं अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झंगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर माई बाप हैं। गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई, पर कप्तान ने इस पर ऐतराज किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सका तो दूसरे को कैसे बचाएगा? अढेरा था तो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोकने सकता? तब बख्तावर सिंह ने तीन आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झंगरू और मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झंगरू और मंगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से, यानी पखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों को सजा हुई। झंगरू मंगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थनाएं करने लगी कि माई बाप, इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निवाह करने के लिए झंगरू और मंगरू काफी थे। उन्होंने औलादे बढ़ाने से इनकार कर दिया। रूपन बाबू काफी देर तक हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रूपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे हैं। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रूपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? हाँ, आजादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है। गरीबों का दुख दर्द बटाना है, नागरिकों के लिए। रूपन बाबू उनकी बांह छूकर बोले, छोड़िए, यहां मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े। कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था। अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूं। रूपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं? वे उठ खड़े हुए। सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूं। इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रूपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज के 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। रूपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे।
और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहीं का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उन पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जन नायकों के लिए उलजलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रोब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 2 का वाचन यूट्यूब के सुनांचली कार्नर चैनल पर। उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं।